बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, मोदी जी की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हों। इधर दिल्ली में मोदी जी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के आनंद में गोते लगा रहे हैं और उधर महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर संकट बढ़ता लग रहा है। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में भाजपा की दुर्गति की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव रख दिया। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया या अस्वीकार कर दिया कि महाराष्ट्र में जो भी परिणाम आए उसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। यही नहीं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी अपने रंग दिखाने लगे हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही ये तेवर बता रहे हैं कि गठबंधन की सरकार चलाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हुई अपनी दुर्दशा को देखते हुए यहां एनडीए के घटक दल शिवसेना और नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में घबराहट मची है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 14 सीटों के नुकसान के साथ 9 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 6 सीटों के नुकसान के साथ 7 सीटें और अजित पवार की एनसीपी 1 सीट पर जीती है। कुल मिलाकर राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 14 सीटों का नुकसान हुआ है। इस पर एनडीए को 17 और इंडिया को 30 सीटों पर जीत मिली है। राज्य में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा में सीटों का नुकसान होते देख शिंदे की शिवसेना के आधे से अधिक सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इसी तरह शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार की एनसीपी के 17 से 18 विधायक शरद पवार की एनसीपी में वापस लौटना चाह रहे हैं। इन सांसदों और विधायकों का मन डोल रहा है। लोकसभा के लिए टिकट तय होने के दौरान बजरंग सोनावने और नीलेश लंके अजीत गुट को छोड़कर शरद पवार के साथ आ गए थे और दोनों बीड और अहमदनगर से लोकसभा का चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट की स्थिति नाजुक देख उनके विधायक शरद पवार के पास वापस लौटने की इच्छा रखते हैं। इस बीच भाजपा नेता और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री शिंदे पर पासा फेंका। उन्होंने एनडीए के खराब नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी नेतृत्व से अपने पद के इस्तीफे की पेशकश कर दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने यह कहकर पेशकश ठुकरा दी कि राज्य में एनडीए की खराब परफॉर्मेंस सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए से भाजपा ने 28, शिवसेना शिंदे ने 15 और अजित पवार की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस दृष्टि से सबसे खराब परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो अजित पवार की पार्टी की रही। उसके बाद भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में शिंदे की रही। शिंदे की शिवसेना ने 14 सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की, मतलब उसका स्ट्राइकिंग रेट 50% का रहा। 15 में से भी 13 पर उसका सीधा मुकाबला शिवसेना उद्धव से था, वही उनके वहां प्रतिद्वंदी थे। और 13 में से 6 सीटों पर शिंदे गुट ने जीत दर्ज की। भाजपा 28 में से 9 ही सीटें जीत पाई। उसका स्ट्राइकिंग रेट 30% से भी कम रहा, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी कम रहा। मतलब इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर सबसे मजबूत होकर एकनाथ शिंदे उभरे। यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए इस्तीफे की पेशकश कर फडणवीस शिंदे पर इस्तीफा देने का नैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में चल रही खटपट के बीच अब बात करते हैं जदयू और तेलुगु देशम की। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सहयोगी दलों का असर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही दिखने लगा है। एनडीए की अहम सहयोगियों में एक जेडीयू ने सेना में भर्ती योजना, अग्निवीर और समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ी बात कह दी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में इसके विरोध का असर देखने को मिला। त्यागी ने कहा कि इसके साथ ही समान नागरिक संहिता पर सभी राज्यों से बात की जानी चाहिए। खबरों के मुताबिक जदयू के इस बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चली करीब 5 घंटों की बैठक में यह तय हुआ कि जदयू की गैर वाजिब मांगों के आगे भाजपा नहीं झुकेगी। यह भी तय हुआ कि गृह
वित्त, विदेश, रक्षा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भाजपा अपने ही पास रखेगी। स्पीकर का पद भी भाजपा गठबंधन के घटक दलों को नहीं देगी। अभी यह शुरुआत है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी करते रहे। नीतीश जब महागठबंधन के साथ थे तब भी यह मांग मोदी के सामने उठाते रहे थे। अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। अगर नीतीश केंद्र सरकार में रहते हुए भी इस मुद्दे पर टालमटोल करते हैं तो तेजस्वी विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा जरूर बनाएंगे। केंद्र में भी नीतीश की पूछ तभी तक है जब तक वह बिहार में मजबूत हैं। ऐसे में बिहार में वह अपनी जमीन किसी भी कीमत पर कमजोर होते नहीं देखना चाहेंगे। नायडू के साथ स्थिति अलग है। नायडू मोदी की मजबूरी है, लेकिन मोदी नायडू की नहीं, क्योंकि नायडू आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 175 में से 135 सीटें जीतकर मोदी के साथ अपनी शर्तों पर सौदा करने की स्थिति में हैं। 293 सांसदों की मोदी सरकार में 16 सांसद तेलुगु देशम के हैं। अगर नायडू के कहे रास्ते पर मोदी नहीं चले और टीडीपी सरकार से बाहर हो जाती है तो लोकसभा में सरकार के पास 277 की संख्या रह जाएगी, जो बहुमत की 272 से सिर्फ 5 ज्यादा है। मतलब केंद्र सरकार डगमगाने लगेगी। ऐसी स्थिति ना आए इसलिए भाजपा निर्दलीय और एक 2 सांसदों वाले दलों को एनडीए में शामिल करवाने पर काम कर रही है। ऐसे सांसदों की संख्या करीब 17 है। चर्चा है कि स्पीकर का पद तेलुगु देशम पार्टी अपने पास रखना चाहती है ताकि एनडीए में खींचतान की स्थिति में नियंत्रण नायडू के पास ही रहे। चर्चा यह भी है कि नायडू गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नहीं चाहते हैं। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्र की भी सेवा विस्तार पर है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार में जिस तरह से सीबीआई और ईडी सक्रिय रही हैं, गठबंधन सरकार में घटक दल इन एजेंसियों पर अपना नियंत्रण चाहेंगे। नायडू राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की भी इच्छा रखते हैं। मोदी और नायडू के बीच मतभेद का सबसे बड़ा मुद्दा राज्य में मुसलमानों को 4% कोटा आरक्षण है। जब मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर कांग्रेस को घेर रहे थे तो नायडू ने साफ कर दिया था कि मुसलमानों का आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। इन परिस्थितियों में भी वर्तमान कैबिनेट की आखिरी बैठक में मोदी ने कहा कि जैसे बीते 10 सालों से वह काम करते आ रहे हैं वैसे ही आगे भी उनके कदम रुकेंगे नहीं। नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी कार्यालय में अपने स्वागत समारोह में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखने की भी मोदी ने शपथ ली। जो भी हो, डगर कठिन है और कुछ भी कदम उठाने से पहले मोदी को बहुतों का मुंह देखना पड़ेगा। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।